अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम ऑटम 2025 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे आईकेप के पास पेपर्स का। और इसका जो टॉपिक है वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि वैक। तो चलिए जी सवाल को सॉल्व करते हैं, समझते हैं। सवाल कहता है मकबूल लिमिटेड एम एल इज ए लिस्टेड कंज्यूमर गुड्स कंपनी। ML's capital structure based on the financial statements as at 31st of August 2025 is as follows. कंपनी के पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है और 3 मिलियन का टोटल ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ₹10 उसकी पार वैल्यू। 10% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, 2 मिलियन टोटल वैल्यू और एक बॉन्ड की वैल्यू ₹100 है। एडिशनल इंफॉर्मेशन ML's मार्केट प्राइस एज एट 31st of August फॉर द लास्ट 3 years इज एज फॉलोज। पिछले 3 सालों की आपको जो मार्केट प्राइस है वो दी हुई है। 2023 की 48 है, फिर 52 हो गई और फिर 60 हो गई। द 2025 प्राइस इज कम डिविडेंड। कम डिविडेंड का मतलब ये होता है कि इस 60 में अभी जो मैं फॉरेन से डिविडेंड मैंने डिक्लेयर किया है और वो अभी जिसके नाम पर शेयर होगा वो डिविडेंड मैं उसको दूंगा, तो वो भी शामिल है। आगे इसकी ये मजीद वजाहत करता है। Dividend of ₹4 per share has been announced and is payable shortly. अब देखिए होता ये कि जैसे ही कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू में इजाफा आ जाता है। इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कंपनी का शेयर 56 रुपीज़ का था, कंपनी ने बोला भाई जिस जिसके नाम पर ये शेयर है उसको हम ₹4 और देंगे परसों। तो इसका मतलब अब 56 रुपये उस शेयर की वैल्यू है और जो उस शेयर का ओनर होगा उसको ये पता है कि 3 दिन बाद या 4 दिन बाद मुझे कंपनी से ₹4 का डिविडेंड भी मिलना है। तो इसका मतलब उसके इस प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू क्या हो गई, 60 रुपीज़ हो गई। बहरहाल ये कम डिव और एक्स डिव की जो मज़ीद डिस्कशन है वो किसी और लेक्चर में कर लेंगे। लेकिन बात सारी ये है कि अगर डिविडेंड अनाउंस हो गया है तो ये जो 60 रुपीज़ की वैल्यू है ये कम डिव है। कम डिव का मतलब ये है कि ₹4 जैसे कि सवाल ने लिखा हुआ है कि कुछ टाइम में, शॉर्टली, आने वाले कुछ दिनों में जिसके नाम पर कंपनी का ये शेयर है उसको ₹4 का डिविडेंड भी दिया जाएगा। अब देखिए जो नया इन्वेस्टर होगा वो अगर इन्वेस्टमेंट करेगा, ये डिविडेंड तो जिसके पास आज नाम पर है शेयर उसको मिल जाएगा। जो नया इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा उसको अभी वाला नहीं बल्कि कुछ अरसे बाद जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो मिलेगा। तो ये जो वैल्यू ₹4 की है हम शेयर की वैल्यू से माइनस कर देते हैं और हम अपनी कैलकुलेशंस में एक्स डिव वैल्यूज लेते हैं। यानी कि आप इसको यूं भी समझ सकते हैं, लेट से अगर हम ग्रोथ रेट निकालेंगे कि शेयर की प्राइस कितने से ग्रो हो रही है, तो हम 42 52 बना और 52 56 बना इस चीज को अकाउंट फॉर करेंगे। 56 कैसे, 60 में से ₹4 माइनस कर दें डिविडेंड वाले। ₹4 का डिविडेंड मिलने वाला है ना, जो इस वैल्यू में शामिल है। अगर वो ₹4 माइनस कर देते हैं तो वैल्यू क्या बच जाती है, वैल्यू बच जाती है 56। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए शेयर की जो प्राइस है उसकी ग्रोथ के लिए मैं डिविडेंड का इम्पैक्ट हटाता नहीं हूं, तो गौर से सुनिएगा, अगर कंपनी ने 4 के बजाय ₹100 का डिविडेंड डिक्लेयर किया होता तो लोग यूं समझते कि शेयर की प्राइस 48 से 52 पर गई और कोई ऐसा कारनामा हो गया कि 156 पर चली गई, तो ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा आता। तो हम इन शॉर्ट, अगर मैं आपको इन शॉर्ट इन समरी बता दूं, ज़्यादा यहाँ पर क्योंकि सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो उस डिस्कशन की तरफ मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर आपके पास किसी शेयर की प्राइस है वो कम डिव है, यानी कि उस पर डिविडेंड का इम्पैक्ट शामिल है, तो उस डिविडेंड के इम्पैक्ट को आप हटाया करते हैं और उसको एक्स डिव पर लेकर आते हैं। एक्स डिव का मतलब ये है कि डिविडेंड की जो वैल्यू है उसका इम्पैक्ट हटा देना। तो अब हम क्या करेंगे, हम 60 में से ये ₹4 हटा देंगे, हमारे पास 56 आ जाएगा। अच्छा, सवाल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं। सवाल कहता है कंप्यूट ML's वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस। मौजूदा बिजनेस का वैक कैलकुलेट करो, बड़ा आसान सा पार्ट। और फिर बोलता है रिकमेंड विच ऑफ द टू फाइनेंसिंग ऑप्शन शुड ML प्रेफर फॉर द न्यू इन्वेस्टमेंट। नई इन्वेस्टमेंट की कुछ बातें करी हैं और उससे जो आपकी जो दो फाइनेंसिंग के ऑप्शंस हैं उसमें से आपको रिकमेंड करना है कि कौन सा ऑप्शन हम सेलेक्ट करें। तो देखिए यहाँ पर न्यू इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इससे पहले जो है ना वो पुरानी इन्वेस्टमेंट्स की ही बात हो रही है। न्यू इन्वेस्टमेंट की जो हेडिंग है वो इस जगह पर शुरू हो रही है, इस जगह पर न्यू इन्वेस्टमेंट से रेलिवेंट बात हो रही है। इससे पहले जो है वो पुरानी इन्वेस्टमेंट्स की ही बातें हो रही हैं।
तो हम ये वाला डेटा यानी कि यहाँ तक का डेटा यूज़ कर कर कंपनी का वैट निकाल लेते हैं। अच्छा जी, आगे क्या बोलता है? एम एल इक्विटी बीटा इज़ 1.13, रिस्क फ्री रेट इज़ 10%, रिस्क प्रीमियम इज़ 8%। ये तीन चीज़ें देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इस्तेमाल करने का कहा जा रहा है, क्योंकि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में ये वैल्यूज़ आती हैं। इक्विटी बीटा आता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आता है, रिस्क प्रीमियम आता है, कभी कभी मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ होता है, कभी कभी रिस्क प्रीमियम दिया हुआ होता है। अगर आपको मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ होता ना और रिस्क प्रीमियम नहीं दिया हुआ होता तो वो दिया हुआ होता 18%। कितना दिया हुआ होता? 18%। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के दो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के दो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। एक होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय रिस्क प्रीमियम, और एक होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर यहाँ पर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ होता तो सवाल रिस्क प्रीमियम के बजाय बोलता है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 18% है, उसमें से आप रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% का निकालते तो आपका रिस्क प्रीमियम आ जाता। दोनों चीज़ों की टेस्टिंग आपके पास पेपर्स में हुई भी है। द कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर ईदर रिडीमेबल एट पार और कन्वर्टेबल इनटू 1.5 शेयर्स per bond in 4 years time. Bonds are currently trading at rupees 94. ML share price is expected to grow in line with historical trends. Applicable tax rate is 35%. सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप बैक के कुछ सवाल कर चुके हैं तो वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सवाल को अच्छे से रीड कर कोशिश करें कि कुछ कैलकुलेशंस खुद कर लें, फिर इस वीडियो को मज़ीद आगे प्ले करिएगा। बहरहाल मैं अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। वैक के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? वैक के लिए हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए। एक एक करके चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स या बॉन्ड्स देख लेते हैं। मैं सारी वर्किंग्स मिलियंस में कर रहा हूँ। 3000 मिलियन के ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल था और एक शेयर कैपिटल की जो पार वैल्यू थी वो 10 रुपये थी। तो अगर मैं टोटल वैल्यू को 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने शेयर्स हैं। तो मैंने 3000 मिलियन को डिवाइड कर दिया 10 से, ये 300 आ गया। इसी तरह से 2000 मिलियन के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थे और एक बॉन्ड की वैल्यू 100 रुपये थी, ये इसकी पार वैल्यू है। तो पार वैल्यू से डिवाइड किया, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आ गए जो कि 20 मिलियन बनता है। अच्छा, इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो कैसे कैसे आएगी? और देखिए जब आप वैक कैलकुलेट करते हैं तो वैक कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूज। अब वही वाली बात है कि ये 60 रुपीज़ जो है ये कम डिफ प्राइस है, तो एक्स डिफ प्राइस निकालने के लिए 4 रुपये इधर से निकाले, 60 माइनस 4 यानी कि एक शेयर की वैल्यू 56 आई। और जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं हमें पॉइंट नंबर 3 में उसकी ट्रेडिंग वैल्यू या मार्केट वैल्यू 94 रुपीज़ दी हुई है। इस हिसाब से हमने टोटल वैल्यू कैलकुलेट करी, हमने नंबर ऑफ शेयर्स को पर शेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, तो 16,800 मिलियन सारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू आई है। इसी तरह से डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि 20 मिलियन है उसको 94 यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो टोटल 1880 मिलियन ये वैल्यू आ गई है इक्विटी और डेट की। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट हमारे पास मौजूद है। अब आ जाते हैं कॉस्ट की तरफ। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कि बड़ा आसान है, जो कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला यूज़ कर आपको कैलकुलेट करना है। रिस्क फ्री रेट कितना है? 10%। इक्विटी बीटा कितना है? 1.13 और रिस्क प्रीमियम कितना है? 8%। तो आपने क्या किया, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10% प्लस 1.13 यानी कि इक्विटी बीटा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने रिस्क प्रीमियम से जो कि 8% है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आपने सीखा हुआ है, उसकी एप्लीकेशन है और उसकी एप्लीकेशन से हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। अब आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ डेट पर। अच्छा देखिए, कॉस्ट ऑफ डेट के लिए आपको क्या करना होता है कि डेट से रेलिवेंट जितने भी कैश फ्लोज हैं उसको डिस्काउंट करो और उसका आईआरआर कैलकुलेट कर लो। जो कॉस्ट ऑफ डेट होता है वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो सर इसके कैश फ्लोज क्या है? इसके कैश फ्लोज कुछ इस तरह से है कि आज इसकी मार्केट प्राइस 94 है। अब ये कैश फ्लोज आप इस तरह भी ड्राफ्ट कर सकते हैं कि 94 को नेगेटिव रखें,
बाकी सारी चीज़ों को पॉजिटिव रखें, या फिर 94 को पॉजिटिव रखें, बाकी दूसरी चीज़ों को नेगेटिव रखें। अगर इस कन्वर्टेबल बॉन्ड की 94 रुपीज़ की मार्केट वैल्यू, इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी ये बॉन्ड किसी को इशू करेगी तो उसको 94 रुपीज़ मिलेंगे। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर क्योंकि ये पैसे मिलेंगे तो ये तो पॉजिटिव कैश फ्लो है, कैश का इनफ्लो है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप इसको 94 को पॉजिटिव ट्रीट कर लें, मैंने नेगेटिव इसको ट्रीट किया। इससे आसानी हो जाती है, अगर पहला कैश फ्लो आपका नेगेटिव हो और बाद में पॉजिटिव हो, कैलकुलेशंस में आसानी हो जाती है। बहरहाल कैलकुलेशन तब भी हो जाएगी अगर आप इसको नेगेटिव रखेंगे, लेकिन जब आप इसको नेगेटिव रखेंगे तो फिर आने वाले दूसरे कैश फ्लोज को आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। बहरहाल लॉजिकल ये है कि आप इसको पॉजिटिव रखें, क्योंकि जब कंपनी ने कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किया मार्केट वैल्यू पर तो 94 रुपीज़ कंपनी को हासिल हुए। अब कंपनी को पे क्या करना है? 100 रुपीज़ एक कन्वर्टेबल बॉन्ड की पार वैल्यू है, और सवाल में देखें तो लिखा हुआ है कि 10% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, यानी कि 10% हर साल रिटर्न देना होता है। तो 100 का 10% क्या हुआ? 10 रुपए। 10 रुपए का इंटरेस्ट कंपनी ने देना है। लेकिन हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जब कंपनी किसी उधार के ज़रिए, लोन के ज़रिए पैसे लेती है तो उसको एक फ़ायदा हासिल होता है, और वो ये है कि वो लोन जो है वो टैक्स के लिए अलाउेबल एक्सपेंस होता है, वो आपके टैक्स एक्सपेंस को कम करता है। तो आपकी नेट कॉस्ट 100 का 10% यानी कि 10 रुपये नहीं है, बल्कि 10 रुपये का अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा तो साथ में 3.5 रुपये की कॉस्ट की सेविंग्स भी हो रही है टैक्स की, क्योंकि टैक्स का रेट इस सवाल में 35% था। तो आप 1 - 35% से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं हो। आपने नेट ऑफ टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट किया है, 6.5 रुपये का इंटरेस्ट देना है, 6.5 रुपये का इंटरेस्ट देना है, और 6.5 रुपये का इंटरेस्ट देना है। देना हमें 10 रुपये का है, लेकिन जब हम 10 रुपये का इंटरेस्ट देंगे तो 3.5 रुपये से 3.5 रुपये से मेरा टैक्स का एक्सपेंस भी तो रिड्यूस होगा। अच्छा सर, चौथे साल क्या होगा? चौथे साल एक तो आपकी इंटरेस्ट की वैल्यू उसी तरह से आ रही है, और उसके अलावा रिडेम्पशन वैल्यू। अब सर ये रिडेम्पशन वैल्यू डिस्कस कर लें। बिल्कुल, देखिए सवाल में लिखा हुआ था कि द कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर ईदर रिडीमेबल एट पार। अच्छा, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो है ना, वो या तो पार पे रिडीम होंगे, पार पे रिडीम होंगे यानी कि जो बॉन्ड होल्डर उसको बोला जाएगा भाई या ये लो 100 रुपये ले लो, और या फिर उसको क्या ऑप्शन दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा और कन्वर्टेबल इनटू 1.5 शेयर्स पर बॉन्ड इन 4 years टाइम। 4 साल के एंड में कन्वर्जन होगी, 4 साल के एंड में कन्वर्जन होगी, 4 साल के एंड में कन्वर्जन होगी। 4 साल के एंड में बॉन्ड होल्डर को बोला जाएगा कि ये 100 रुपये रख लें या कंपनी का 1.5 शेयर रख लें, 1.5 शेयर रख लें, या तो 100 रुपये रख लें या कंपनी के 1.5 शेयर्स रख लें। ये आपको जो है वो एज अ बॉन्ड होल्डर ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है जी। अब क्या होगा? अब देखिए, अगर तो बॉन्ड होल्डर 100 रुपये लेता है, जो कि एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है कि बॉन्ड होल्डर जो है वो 100 रुपये ले ले। दूसरा ऑप्शन ये है कंपनी के 1.5 शेयर्स ले ले। हम ये देखते हैं कि बॉन्ड होल्डर जो है वो रैशनल डिसीजन लेगा, और वो वाला डिसीजन लेगा जिसमें उसका ज़्यादा फायदा। तो अब हम ये देखते हैं कि 4 साल बाद 1.5 शेयर्स की वैल्यू क्या होगी। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पर आपके पास एक चीज लिखी हुई है, एम एल शेयर प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन लाइन विद हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, यानी कि जैसे जैसे पिछले सालों में जिस परसेंटेज से ग्रोथ हुई है, आने वाले सालों में भी इसी परसेंटेज से ग्रोथ हो रही होगी। अब यहां पे शेयर की प्राइस पहले 2 साल पहले 48 थी, 1 साल पहले 52 थी, और इस साल अभी शेयर की प्राइस 56 है। सर लेकिन लिखी हुई तो 60 आ रही है। वही वाली बात के एक्स डिव करेंगे इसको। अब ग्रोथ कैसे कैलकुलेट होती है? ग्रोथ कैलकुलेट होती है यूजिंग एस इज इक्वल्स टू पी 1 + i पावर n, इस फॉर्मूले से। एस इज इक्वल्स टू पी 1 + i पावर n, इस स्पेसिफिक फॉर्मूले से कैलकुलेशन होती है। ठीक है, एस इज इक्वल्स टू पी 1 + i पावर n, इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन होती है। एस सबसे रीसेंट वैल्यू, पी सबसे पुरानी वैल्यू, आई ग्रोथ का रेट, एन जितने साल गुजरे हैं। अब यहां पर कितने साल गुजरे हैं?
सर यहाँ पर 2023 से 24 1, 24 से 25 2 साल गुजरे। एस क्या होगा 56, पी क्या होगा 48, एन क्या होगा 2, आई क्या होगा जो ढूंढना है। लेकिन इस फॉर्मूले को रीशफल भी तो किया जा सकता है। ये जो पी है ये उल्टे हाथ पर जाएगा तो एस डिवाइडेड बाई पी हो जाएगा, और जो सीधे हाथ पर 1 प्लस आई की पावर एन है, मैथमेटिकली जब 1 प्लस आई की पावर एन है वो सीधे हाथ पर आएगी तो पावर 1 ओवर एन हो जाएगी। यानी कि मैंने यहां पर इसकी कैलकुलेशन करी है कैसे, एस 56 डिवाइडेड बाई पी 48, क्योंकि पी जो इक्वल्स टू के सीधे हाथ पर है, सीधे हाथ से वो उल्टे हाथ पर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो आपके पास 56 डिवाइडेड बाई 48 हो जाएगा। जो सीधे हाथ पर पावर एन है, जो सीधे हाथ पर पावर एन है वो उल्टे हाथ पर आएगी तो पावर 1 ओवर एन हो जाएगी। 1 ओवर एन का मतलब ये है कि 1 ओवर 2 हो जाएगी। तो आपने किया 56 डिवाइडेड बाई 48 पावर 1 ओवर 2 -1। -1 क्यों, क्योंकि 1 प्लस आई जो है वो लेफ्ट साइड पर 1 जब आएगा तो वो -1 हो जाएगा। यहां पर मैं इसको डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा या फॉर्मूले की डेरिवेशन पर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे पोर्टल पर लेक्चर्स मौजूद हैं उसमें ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है। तो बहरहाल ये आपकी कैलकुलेशन हो गई, ग्रोथ रेट आ गया 8.01% का। यह आपको ये बता रहा है कि पिछले सालों में शेयर्स की वैल्यू में, शेयर्स की प्राइजेस में 8.01% का इजाफा या इंक्रीज आया है। अगर यही इजाफा फ्यूचर में हुआ, अगर यही इजाफा फ्यूचर में हुआ तो 4 साल बाद शेयर की वैल्यू जो होगी वो 76.222 हो जाएगी। अब आपने क्या किया, 2025 की 56 की शेयर की वैल्यू को पी लिया, ग्रोथ रेट की जगह यानी कि आई की जगह आपने 8.01% लिखा, और पावर में आपने 4 डाल दिया क्योंकि मुझे 4 साल बाद की एक्सपेक्टेड शेयर की प्राइस मालूम करनी है। 56 तो शेयर की प्राइस आज है, 4 साल बाद कितनी होगी उसके लिए मैंने पावर 4 लिया और उसको कंपाउंडिंग के जरिए ग्रो किया। ये एक शेयर की वैल्यू होगी। 1.5 शेयर्स दिए जाएंगे एक कन्वर्टेबल बॉन्ड होल्डर को, तो मैं इसको 1.5 से करता हूं मल्टीप्लाई। 76.22222 को मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 114.333333 बनता है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आप कन्वर्टेबल बॉन्ड होल्डर हैं कि आप 100 रुपए लेंगे या 114.3333 के शेयर्स लेंगे। सर हम 114.3333 के शेयर्स लेंगे। अब एक बार एक बच्चे ने मुझसे क्लास में पूछा था कि सर मैं शेयर होल्डर नहीं बनना चाहता तो मैं तो 100 रुपये लूंगा। मैंने उसको बोला भाई तुम 114.333 के शेयर्स ले लेना, ये शेयर्स ट्रेडेबल है, इसकी 114.3333 मार्केट वैल्यू, मार्केट में जाकर बेचना है 114.333 रुपीज़ मिल जाएंगे। अब क्या करोगे, बोलता हाँ अब तो ऐसा ही करूंगा कि शेयर्स ले लूंगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, बेच कर कैश में कन्वर्ट करवा लूंगा। तो हमेशा याद रखिए कि एक प्रूडेंट जो कन्वर्टेबल बॉन्ड होल्डर होगा वो ज़्यादा वाली अमाउंट लेगा तो हम 114.333 के शेयर्स ले लेंगे, यानी कि आखिरी दिन मुझे 6.5 रुपये ये भी मिलेंगे इंटरेस्ट वाले, और 114.3333 का जो आपके पास शेयर्स हैं वो भी मिलेंगे। ये हमारे कैश फ्लोज ड्राफ्ट हो गए। इसमें वही वाली बात दोबारा से करूंगा, सर ये तो कंपनी की जेब से चीज़ें जा रही हैं और ये आ रही थी, तो मैंने कहा ना आपको, आप पहली वाली वैल्यू को पॉजिटिव और आगे वाली वैल्यूज़ को नेगेटिव कर दें, आपके टोटल आंसर पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। फिर आप आईआरआर निकालना तो जानते ही होंगे। आईआरआर का जो फॉर्मूला है उस हिसाब से पहले हमने डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करे। 10% का रेट ले लिया, सर मुझे 10 नहीं पसंद, मैं 11 ले लूँ, 11 ले लें। सर मुझे 15 पसंद है, मैं 15 ले लूँ, 15 ले लें, लेकिन 70 80 90 नहीं लीजिएगा। प्रैक्टिकली 10-15 के आसपास की किसी रेंज में आप जो है वो कोई भी एक डिस्काउंट फैक्टर लेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत 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 बार बेसिक लेक्चर्स में कवर हुई हैं, इसीलिए मैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई उस पर डिस्कशन पे नहीं जा रहा। ये आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई। जब आपने ये देखा कि 10% पर प्रेजेंट वैल्यू 4.695 पॉजिटिव है, तो आपने अगला जो डिस्काउंट फैक्टर लेना है वो 10 से ज़्यादा लेना है, 12%, 13%, 15%, 16%। और अगर 10% पर नेगेटिव आंसर आ रहा हो तो अगला डिस्काउंट फैक्टर कम लेना है, 6%, 7%, 8%। अब 10% पर हमारे पास एनपीवी 4.695 आ रही है, फिर हमने 12% यूज़ कर लिया, वही 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन, और इस तरह से हमने डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करे। इसको हमने प्रेजेंट वैल्यूज निकालने के लिए कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करा और फिर इसको भी टोटल कर लिया, ये हमारे पास एक और वैल्यू आ गई। फाइनली आईआरआर का फॉर्मूला लगाया। आईआरआर का फॉर्मूला क्या है, ए परसेंट यानी कि 10% प्लस एनपीवीए
एनपीवी ए यानी कि पहली वाली एनपीवी जो कि 4.695 है, डिवाइडेड बाय एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी यानी कि 4.695 माइनस माइनस का 1.596। तो इफेक्टिवली नीचे एडिशन हो जाएगी क्योंकि आप पॉजिटिव नंबर में से माइनस कर रहे हो माइनस का नंबर। तो 4.695 माइनस माइनस का 1.596 ये डिनोमिनेटर में आएगा और फिर फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस ए परसेंट, तो 12 माइनस 10 का परसेंट। ठीक है जी। सर आईआरआर के लेक्चर में ये फॉर्मूला आपने डिस्कस किया है, बिल्कुल किया हुआ है। आईआरआर के बेसिक लेक्चर्स में ज़रूर देखिएगा। ये पास पेपर को सॉल्व कर रहे हैं हम, तो थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। आईआरआर हमने इस तरह से कैलकुलेट किया, यह आ गया आपके पास डेट की कॉस्ट, और फाइनली आपने अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट। ये ऊपर आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई और इसको आपने टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और डेट जो है उसका जो टोटल आ रहा था उससे डिवाइड किया। आपके पास एक परसेंटेज आ गई जो कि 18.28% है। यह आपका करंट बैक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के मज़ीद सवाल हो सकते हैं, सर क्या हम एनवीटी यूज़ कर सकते हैं, सर हम कोई और मेथड यूज़ कर सकते हैं, सर हम इस वर्किंग को किसी और तरह से कर सकते हैं। देखें, एक वर्किंग को करने के हज़ारों तरीके होते हैं। एक वर्किंग को करने के हज़ारों तरीके होते हैं। जिस तरह से यहाँ पर फॉर एग्जांपल आईकेप की भी वर्किंग दिखाता हूँ। ये 18.28% हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया। मैं आईकेप की आपको वर्किंग दिखाता हूँ। आईकेप ने इसको थोड़ा सा चेंज कर किया है एनवीटी के कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल कर। उम्मीद करता हूँ कि आपको एनवीटी भी मालूम होगी। आईकेप ने वही काम जो मैंने ऊपर किया है वो कुछ कम लाइनों में कर दिया है। आईकेप ने एक तो मार्केट वैल्यू ली है, वो मैंने भी ली है। आईकेप ने कन्वर्जन वैल्यू अलग से लिखी और जो हमें सालाना इंटरेस्ट मिल रहा था ना उसके लिए उसने एनवीटी फैक्टर का इस्तेमाल कर लिया। सर इस पर रिसर्च कर लीजिएगा अगर आप भूल गए एनवीटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1 - 1 प्लस आई पावर माइनस एन अपॉन आई से कैलकुलेट हो सकता है। देखिए वही वर्किंग हो रही है। थोड़ा सा मैं चले आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, जिस तरह से मिसाल के तौर पर इस वर्किंग को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिखाता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, आईकेप के आंसर से भी सीखिएगा कि उसने क्या फॉर्मेटिंग यूज़ करी है, वो भी ज़रूरी है आपका सीखना। और एक ही सवाल 2-3 सोल्यूशन से आपके सामने होना चाहिए। देखिए हम ये भी कर सकते थे कि हम एक बार 94 लिख दें, सिर्फ एक बार 6.5 लिख दें और फिर यहाँ पर 120.8 ना लें, यहाँ पर हम सिर्फ 114.333 लिख लें। ठीक है जी। ये ईयर 0 वाला है, ये ईयर 1 से 4, पहले दूसरे तीसरे चौथे चारों सालों में है ना 6.5, और ये चौथा वाला है। देखिए यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी 6.5 था शुरू का एरिया। अब आप क्या करें, अब क्योंकि आपने एनवीटी फैक्टर यूज़ करना है तो पहला डिस्काउंट फैक्टर तो यही होगा, आखिरी डिस्काउंट फैक्टर यही होगा, और ये जो 6.5 सिर्फ एक बार ले रहे हैं इसके लिए आप क्या करें, आपके ये जो डिस्काउंट फैक्टर्स है ना 1 2 3 4 वाले, इसको सम कर लें। 1 2 3 4 वाले डिस्काउंट फैक्टर्स को सम कर ले, 3.17 आया। अब आप 94 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6.5 को 3.170 से मल्टीप्लाई करें, 114.3333 को 0.683 से मल्टीप्लाई करें, उसको ऐड करें। आप उसी आंसर पर पहुंच रहे हैं जिस आंसर पर यहाँ पर आप पहुंच रहे थे। ठीक है जी। देखिए ऊपर भी 4.695 है और ये भी 4.695 है। तो इस तरह से आप एक ही सवाल को मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। अभी भी और तरीके हैं लेकिन ये 2 तरीके मेरे ख्याल में काफ़ी हैं। सर तो इसका मतलब ये कैलकुलेट करने के हमें ऊपर वाले डिस्काउंट फैक्टर चाहिए होंगे? नहीं, इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एक आपके पास जो है वो एनवीटी का जो एनवीटी फैक्टर है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1 - 1 प्लस आई पावर माइनस एन जो कि 4 होगा, 4 साल है, अपॉन आई 3.169865 या 3.170। देख रहे हैं आप? तो ये चीज़ें सीख लीजिएगा। बहरहाल अब यहाँ पर करें आप वीडियो को पॉज, यहाँ पर वीडियो को पॉज कर यहाँ तक जो भी हमने चीज़ें अप्लाई करी, जो भी चीज़ें सीखी, ये पार्ट ए था हमारा। इस पार्ट ए को तवज्जो से देख लें, ये 7 मार्क्स का था। सेकंड पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है रिकमेंड विच ऑफ द 2 फाइनेंसिंग ऑप्शन शुड एमएल प्रेफर टू द न्यू फॉर द न्यू इन्वेस्टमेंट। देख लेते हैं कि नई इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है, कोशिश करेंगे कि जल्दी कर लें डिस्कस। न्यू इन्वेस्टमेंट में लिखा हुआ है एमएल प्लान्स टू एक्सपेंड इनटू द रेडी टू ईट फूड सेगमेंट रिक्वायरिंग फाइनेंसिंग ऑफ 2000 million। एमएल्स मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग फॉलोइंग 2 ऑल्टरनेटिव
फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजीज। ऑप्शन ए कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू न्यू बॉन्ड्स एट पार फॉर ₹2000 मिलियन, नए बॉन्ड्स इशू कर 2000 मिलियन को रिसीव कर लिया जाए। The coupon rate will be 200 basis points higher than the existing bonds rate। अच्छा, 100 बेसिस पॉइंट्स 1% होता है, 200 बेसिस पॉइंट्स 2% होता है। तो वो एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि अभी आपका कूपन रेट कितना था, 10%। ये 10% जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। पार्ट नंबर 1 तो आप बिल्कुल पक्का समझ गए ना, फिर पार्ट नंबर 2 पे आपने जाना। अभी आपका इंटरेस्ट रेट 10% था, ये 200 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हो जाएगा। 100 बेसिस पॉइंट्स 1% होता है, 200 बेसिस पॉइंट यानी कि 2% से इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12%। सर नेट ऑफ टैक्स कितना हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस 35% जो कि टैक्स का रेट है, तो नेट ऑफ टैक्स 7.8%। एक ये चेंज होगा। टू कवर दी एडिशनल गियरिंग रिस्क, all other bond features, that is convertibility, par value and 4 years term will be identical to the current bonds। बाकी सारी चीजें वही होंगी जो अभी करंट बॉन्ड्स की हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब आते हैं हम पार्ट बी पर। अगर हम पार्ट बी में ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करते हैं, तो अभी शेयर कैपिटल और बॉन्ड्स तो हमारे पास हैं, वो वही वाली चीजें जो पहले थी। ये वैल्यू भी सेम है जो आप कर चुके हैं, ये वैल्यू भी सेम है जो आप कर चुके हैं। 16,800, 1880, 1904 और 11.49, इसमें कोई चेंज नहीं है। देख रहे हैं आप, इसी बेसिस पर हमने 18.28 कैलकुलेट किया था। 16,800, 1904, 1880 और 11.49। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं नए बॉन्ड्स इशू कर रहा हूं। नए बॉन्ड्स, एक बॉन्ड की जो पार वैल्यू है वो 100 रुपये है, तो मैंने 20 मिलियन नए बॉन्ड्स इशू करे हैं और टोटल 2000 मिलियन पैसा रेस किया। ये पैसा तो रेस कर लिया, इसकी कॉस्ट क्या पड़ी है ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो अगर इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, तो करा ये जाएगा कि हम यहाँ पर इसकी वर्किंग करेंगे। अब आपके पास मार्केट वैल्यू पर आपने इशू किया है जो कि 100 है, लिखा हुआ था सवाल में। इशू न्यू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एट पार। एट पार का मतलब 94 नहीं, पार। ये कोई नए बॉन्ड्स हैं जिसको लोग 100 रुपए पे सब्सक्राइब करने में तैयार हैं। तो 100 रुपए पे हमने इसको इशू किया। अच्छा, 7.80 ये मैंने आपको वर्किंग कर बताई ना, 12% मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 35%, ये रहा। ठीक है जी। तो 7.8% का इंटरेस्ट देना है और 114.33 पर ही ये रिडीम होगा। क्यों सर? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस ये चेंज है कि इशू पार पर हो रहा और 200 बेसिस पॉइंट्स अबव पर इशू हो रहा। तो अगेन आपने IRR कैलकुलेट करना है। 2% इसलिए 10 और 12%। अब ये एक्सरसाइज रिपीट नहीं करूंगा, इसमें कोई चेंज है ही नहीं। जैसा हमने पहले बॉन्ड के लिए किया था वैसी ही वर्किंग करनी है। फिर भी अगर आप बोलते हैं चले कर देते हैं, मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक्सेल का ये फ़ायदा है कि मैंने एक बार वर्किंग कर ली, अब कुछ ही चीज़ें मुझे चेंज करनी होंगी। कॉपी पेस्ट, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 12% इंटू 1 माइनस 35%। अब हो जाएगा ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, और इसमें ऐड हो जाएगा 114.3333। ठीक है जी। बाकी हम 10% ले लेते हैं, एक बार 12% ले लेते हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं चेंज है। IRR का वही फॉर्मूला है, उसी तरह लगेगा, चीज़ें लिंक्ड है। तो आपका IRR आ रहा है 12.73। देख रहे हैं यही आ रहा है। कहाँ गया? अच्छा जी, एक मिनट, रिवाइज बैक। हाँ, कितना आ रहा है भाई? 12.73? नहीं नहीं, 12.73 नहीं आ रहा। अच्छा, चेक कर लेते हैं कि क्या हमने चेंज करना भूल गए। हाँ, ये 94 नहीं है, ये 100 है ना। ठीक है जी, 10.87 आ गया आपका भी आंसर। आपका आंसर 10.87 आ गया। वही वर्किंग करेंगे। अगर आपने पार्ट ए समझ लिया तो बी पार्ट वैसा ही है। अब बस ये होगा कि यहाँ पर वैक के 3 कंपोनेंट्स हैं। नया वाला वैक कैसे कैलकुलेट होगा? नया वाला वैक कैलकुलेट करने के लिए 16,800 इंटू 19.04% प्लस 1880 मल्टीप्लाइड बाई 11.49% प्लस
2000 multiplied by 10.87% divided by डिनोमिनेटर में 16,800, 1880 और 2000। ये आ रहा है आपका 17.56% नया वाला वैक। अब हमारा पहले वैक कितना होता था? पिछले पार्ट में हमने कैलकुलेट किया था, हमारा वैक 18.28% है। अच्छा, वैक जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। तो अगर हम ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की तरफ जाते तो हमारा वैक 17.56% हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 था, ऑप्शन नंबर ए था। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि भाई नई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कैसे लाओ? ऑप्शन बी आपको कहता है कि राइट्स इशू शुरू कर दो, रेज द रिक्वायर्ड फंड्स थ्रू अ राइट्स इशू एट अ प्रीमियम ऑफ ₹40 पर शेयर। मार्केट एनालिस्ट्स caution that such an issue may signal financial weakness leading to a rise in existing इक्विटी बीटा बाय अप्रॉक्सीमेटली 15%। इक्विटी बीटा 15% से इंक्रीज हो जाएगा और आप जो है वो ₹40 के प्रीमियम पर शेयर्स इशू करोगे। पार वैल्यू कितनी है? 10। अब आप कितने शेयर्स इशू करोगे? ₹10 पार वैल्यू है, ₹40 का प्रीमियम लोगे। इसका मतलब एक शेयर आप ₹50 की वैल्यू पर इशू करोगे। एक शेयर आप ₹50 की वैल्यू पर इशू करोगे। 2000 मिलियन रुपए आपको चाहिए, 2000 मिलियन रुपए आपको चाहिए डिवाइडेड बाय 50, यानी कि आप 40 मिलियन नए शेयर्स इशू करोगे। पहली चीज़। दूसरा, इक्विटी बीटा यहाँ पर 1.13 था। सवाल ने कहा है कि आप नए जो राइट्स इशू करोगे उसके बाद आपका इक्विटी बीटा चेंज हो जाएगा और 15% से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो 1.13 पहले था, उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 1.15 से, नया इक्विटी बीटा 1.2995 हो जाएगा। चलते हैं इसकी वर्किंग्स भी देख लेते हैं। देखिए, पुरानी चीज़ें सेम है, ये लाइन कोई चेंज नहीं है। पार्ट ए वाला ये, हाँ नहीं 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 नहीं, यहाँ पर चेंज आएगा, चेंज आएगा। अब चेंज आएगा, क्यों चेंज आएगा? क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो गई ना। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो गई। अब आपके पास जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी वो 1.2995 या 1.30 ले लें। आपने भी कैलकुलेट किया ना, पुराना आपका इक्विटी बीटा था 1.13, 15% से वो इंक्रीज हो जाएगा तो वो 1.2995 या तकरीबन 1.3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय द प्रीमियम अमाउंट। कैपेम लगाया, 20.40% का कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया। ये दोनों वैल्यूज जो है वो अब नहीं हो गई। फिर ये हमने देख लिया कि 40 मिलियन इंस्ट्रूमेंट्स इशू करने होंगे, ₹50 की एक वैल्यू होगी क्योंकि हमें 2000 मिलियन रेज करना है। अच्छा, बॉन्ड्स जो हैं वो वही वाले हैं जो पार्टी वाले थे, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर हम अपना वैक कैलकुलेट कर लेते हैं। वैक कैलकुलेट करने के लिए 16,800 की एक इक्विटी है और 2000 की एक और इक्विटी है। सारी इक्विटी है ना और एक ही रेट पर है। किस रेट पर है? इसको यूं भी कर सकते हैं, एक मिनट। 16,800 प्लस 2000, ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं किस रेट पर? 20.40% पर। और 1880 जो मुझे मिला है 11.49% के रेट पर। ये टोटल ऊपर कॉस्ट हो गई और इसकी टोटल वैल्यू जो है वो इन तीनों को ऐड कर दें, 16,800, 1880 और 2000। ये बन गया 19.59%। ठीक है जी, 19.59% बन जाता है। तो अब आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? एज वैक इज लोअर फॉर ऑप्शन ए, कंपनी शुड गो विद ऑप्शन ए। देखिए, यहां पर आपका वैक बढ़ गया ना ऑप्शन बी में, और ऑप्शन ए में आपका वैक जो है वो कम हो गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो ज़्यादा आपके लिए आपको ऑप्शन ए सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपका वैक गिर जाए। तो ये हमने पूरा जो सवाल है उसकी डिस्कशन करी। पार्ट ए पार्ट बी, दो पार्ट्स थे। मुश्किल नहीं है, आसान है। वीडियो को एक से दो बार देखना है। वीडियो को एक से दो बार ठीक से देख लेंगे, आप समझ जाएंगे, आप कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।